म्यूचुअल इंडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे और म्यूचुअल इंडक्शन में कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन है क्या चीज। डेफिनेशन में phenomena of changing current in one coil induces EMF in another coil। तो इसमें म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी कि एक कॉइल के अंदर हम करंट को चेंज करेंगे और दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हमने देखना ये है कि किस तरह से हम एक कॉइल में करंट चेंज करें और दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसके लिए बच्चा हमें दो कॉइल्स की जरूरत होगी। जैसे ये हमने एक कॉइल कंसीडर कर ली है, ये हमारे पास एक कॉइल आ गई। इस कॉइल को एक स्विच, एक बैटरी और एक रियोस्टेट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये जो आपके पास ये रियोस्टेट है, रियोस्टेट को यूज कर सकते हैं एज अ वेरिएबल रेजिस्टर एंड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। इसी तरह से एक दूसरी कॉइल है आपके पास, ये एक दूसरी कॉइल है। इस कॉइल को आपने जस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो ये कॉइल जिसको आपने एक स्विच, एक बैटरी और एक रियोस्टेट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इस कॉइल को हम नाम देते हैं प्राइमरी कॉइल का। क्या नाम देते हैं इसको? प्राइमरी कॉइल का। और दूसरी कॉइल जिसको आपने गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इसे हम नाम देते हैं सेकेंडरी कॉइल का। क्या नाम देंगे? सेकेंडरी कॉइल। आपके पास दो कॉइल्स हैं, एक आपके पास प्राइमरी कॉइल है और दूसरी आपके पास सेकेंडरी कॉइल है। हमने देखना यह है कि किस तरह से हम प्राइमरी में करंट चेंज करेंगे और सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो डियर स्टूडेंट, जैसे ही हम यहां से स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी करंट कैरिंग कॉइल। ये क्या बन जाएगी आपके पास? करंट कैरिंग कॉइल बन जाएगी। अगर बच्चों ये आपके पास करंट कैरिंग कॉइल है तो करंट कैरिंग कॉइल बिहेव एज अ बार मैग्नेट। करंट कैरिंग कॉइल किस तरह से बिहेव करती है? एज अ बार मैग्नेट। तो इसका मतलब ये करंट कैरिंग कॉइल, इसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आपके पास साथ पड़ी हुई सेकेंडरी कॉइल है उसमें से भी गुजरेंगी और सेकेंडरी कॉइल के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। जब सेकेंडरी कॉइल के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, ऐसी कॉइल जिसमें n टर्न्स हैं, कितने टर्न्स हैं? n टर्न्स है, तो उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसको हमने ES से रिप्रेजेंट किया। तो बात क्या हुई है कि यहां जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने से क्या हुआ? ये करंट कैरिंग कॉइल बन गई। करंट कैरिंग कॉइल बिहेव एज अ बार मैग्नेट। जैसे ये करंट कैरिंग कॉइल बनेगी तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन साथ पड़ी हुई सेकेंडरी कॉइल में से गुजरेंगी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल में से गुजरेंगी तो सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा और सेकेंडरी कॉइल में ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, तो हमने देखा कि अगर यहां से ये जो रियोस्टेट है, रियोस्टेट की मदद से हम इस प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करेंगे तो सेकेंडरी में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होगी। सेकेंडरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब सेकेंडरी में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इसी सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसका सबूत हमें इस गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन से मिलेगा। ओके जी, अब सेकेंडरी के अंदर जो फ्लक्स है, सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स। सेकेंडरी में जो आपके पास करंट है, मतलब यहां पे लिखते हैं करंट इन प्राइमरी, करंट इन प्राइमरी कॉइल is proportional to flux in secondary coil. Flux in
सेकेंडरी कॉइल। या फिर आप यहां पर शुरू में जो है फ्लक्स लिख दें, इधर लिख दें कि फ्लक्स जो है वो, बल्कि ये सारी स्टेटमेंट हमें चेंज करनी पड़ेगी। जो फ्लक्स है आपके पास ये डिपेंड कर रहा है करंट पर, इस पे डिपेंड कर रहा है करंट पर। फ्लक्स इन सेकेंडरी, फ्लक्स इन सेकेंडरी इज proportional to करंट इन प्राइमरी। क्योंकि करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल में से गुजरेंगी तो फिर ही फ्लक्स होगा। इसका मतलब प्राइमरी करंट इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इन सेकेंडरी। और अगर हमारे पास जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें ns नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? ns नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो इस प्रोपोर्शनल को खत्म करेंगे तो आपके पास आ जाएगा MIP इज इक्वल टू NS phi S। NS इज इक्वल टू NS phi S। यहां पर जो M है ये आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। M क्या है आपके पास? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जो कांस्टेंट है ये क्या है हमारे पास? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है आपके पास? ये M म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसकी डिपेंडेंस देखते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंडेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस M। बच्चों सबसे पहले ये डिपेंड करता है आपके पास कि दोनों कॉइल्स, हम ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल यूज कर रहे हैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इन टू कॉइल्स। तो टू कॉइल्स के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं, पहली इनकी डिपेंडेंस। दूसरा आपके पास है कि इनकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉइल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉइल। तीसरा फैक्टर जो है वो है आपके पास क्लोजनेस बिटवीन टू कॉइल्स। टू कॉइल्स में क्लोजनेस कितनी है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स एक दूसरे से कितनी दूर है। और चौथा आपके पास है नेचर ऑफ कोर मटेरियल, नेचर ऑफ कोर मटेरियल। हम ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है इनके बीच में अगर कोई आयरन कोर या कोई सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की कोर इस्तेमाल करते हैं तो वो नेचर उसकी क्या है, आया कि कोई सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है जैसा कि आयरन है, या फिर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है जैसा कि स्टील है, या हमने कोई इंसुलेटिंग मीडियम उसकी कोर में प्लेस किया हुआ है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करें, इसी रिलेशन को यहां से अरेंज कर दें, ये जो आपके पास EMF इन सेकेंडरी दैट इज इक्वल टू, इस डेल को लिखते हैं शुरू में ऐसे, और इधर आ जाएगा NS phi S डिवाइडेड बाय डेल T। और ये जो NS phi S है ये किसके बराबर है? MIP। किसके बराबर है? MIP। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे ES इज इक्वल टू डेल MIP बाय डेल T, MIP बाय डेल T। तो यहां से ये डेल M क्योंकि कांस्टेंट है तो ये आपके पास M शुरू में आ जाएगा और ये डेल IP बाय डेल T, डेल IP बाय डेल T। ये बच्चों आपके पास क्या है, एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। तो हमने म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन ऐसे ही की थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी, rate of change of current in primary
इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्शन। ये हमारे पास क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन है। इसमें बच्चों अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन का हमारे पास यूनिट क्या है। देखें इसी रिलेशन से आप इस m की वैल्यू निकालें तो m दैट इज इक्वल टू ईएमएफ सेकेंडरी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। इस हिसाब से ये ईएमएफ है, इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, वोल्ट। करंट का हमारे पास यूनिट होता है एम्पेयर, टाइम का हमारे पास यूनिट होता है सेकंड। तो ये तो हमारे पास बन रहा है वोल्ट सेकंड, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। क्या बन रहा है ये, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, ये वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर बन रहा है। और ये जो वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर है ये बराबर होगा हेनरी के। ये हमारे पास क्या होगा, किसके बराबर होगा, हेनरी के। तो हेनरी किसका यूनिट आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। हेनरी किसका यूनिट आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये आपके पास क्या है, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी, और ये आपके पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। तो ई एस बाय डेल आई पी डेल टी है, तो दोनों का रेशियो है। तो हम यहां पे इसको डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ EMF induced in secondary, EMF induced in secondary to the rate of change of current in primary, rate of change of current in प्राइमरी कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे हम, कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन एक प्रोसेस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास कांस्टेंट है। और वो कांस्टेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो सेकेंडरी के अंदर एवरेज ईएमएफ आया है उसका और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इसका हम रेशियो लेकर म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं कि हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो यूनिट है वो क्या है, वो है हेनरी। यूनिट आपके पास क्या है, यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट इज इक्वल टू हेनरी। इसका यूनिट क्या है, हेनरी। अगर हमें कहा जाए कि हेनरी को डिफाइन करें, हेनरी को डिफाइन करें, तो हेनरी को कैसे डिफाइन करेंगे। हमें पता है कि वोल्ट किसमें है, सेकेंडरी में, और करंट एम्पेयर बाय सेकंड, ये किसमें चेंज हो रहा है, प्राइमरी में। अगर आपके पास 1 एम्पेयर पर सेकंड से 1 एम्पेयर पर सेकंड से करंट चेंज हो प्राइमरी कॉइल में, तो 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी में, जो बराबर होगा 1 हेनरी के। किसके बराबर होगा, 1 हेनरी के। इफ इसको यूं डिफाइन करेंगे हेनरी को, अगर हेनरी की डेफिनेशन लिखते हैं तो यहां पर लिखेंगे इफ 1 एम्पेयर पर सेकेंड, बल्कि यहां से स्टार्ट करते हैं, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी इज, क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी, 1 एम्पेयर पर सेकेंड, 1 एम्पेयर पर सेकेंड, 1 एम्पेयर पर सेकेंड। अगर प्राइमरी कॉइल के अंदर हम 1 सेकेंड के अंदर 1 एम्पेयर करंट चेंज कर रहे हैं, 1 एम्पेयर पर सेकेंड, देन EMF induced in secondary, then 1 volt of EMF induces in
secondary, that is equal to 1 Henry, that is equal to 1 Henry। कि अगर हमारे पास प्राइमरी कॉइल के अंदर 1 एम्पीयर पर सेकेंड से करंट चेंज हो तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो, तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी, 1 हेनरी। ओके जी, तो डियर स्टूडेंट ये था हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन। इंशाल्लाह सेल्फ इंडक्शन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज।